हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अनुष्का सीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आनंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो बिल्कुल जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी एलटी परीक्षा और एलटी परीक्षा से संबंधित जो आपका इतिहास का नया बैच है, उसके संबंध में आज आपकी पहली डेमो क्लास है। और जब डेमो क्लास की बात उठी तो स्वाभाविक रूप से ये संदर्भ भी मन में आया कि पहला टॉपिक या पहले टॉपिक के रूप में किस टॉपिक का चयन किया जाए जिसे आप लोगों के समक्ष डेमो के रूप में प्रस्तुत किया जाए। जनरली जब मैं डेमो की शुरुआत करता हूं या डेमो कह गया मैं पहले लेक्चर की शुरुआत करता हूं तो इतिहास में जो पहला लेक्चर आपका होता है वो होता है कि हमारा अपना जो अतीत है उसको जानने के साधन कौन कौन से हैं। तो उसमें पुरातात्विक स्रोत भी हैं, साहित्यिक स्रोत भी हैं, और साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत ही आप देखते हैं कुछ विदेशी यात्रियों का विवरण भी शामिल होता है। तो मुझे लगा इस टॉपिक पे डेमो दिया जाए। फिर मुझे लगा कि ये टॉपिक बहुत सरल है, और तब लगा कि ऐसा कौन सा टॉपिक उठाया जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि मरे को मारा तो क्या मारा। अब शिकार करना है तो फिर शिकार किसी बड़े का किया जाए। और तब फिर दिमाग में एक टॉपिक आया, और टॉपिक ऐसा है जिसको लेकर लगभग चाहे कोई भी परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप यूजीसी की परीक्षा दे रहे हो या यूजीसी के अभ्यर्थी हैं या सिविल के अभ्यर्थी हैं या आप सभी लोग हैं, तो एक टॉपिक ऐसा है जिसको लेकर सभी के अंदर भय बना रहता है, डर बना रहता है। और इतना डर बना रहता है कि कई लोग तो उससे संबंधित थोड़ा बहुत एमसीक्यू ही देख के चले जाते हैं, और सिविल तक में ये स्थिति बनी हुई है। और ये जो आपका टॉपिक है, ये टॉपिक है आपका स्टोन एज, पाषाण काल। तो मुझे लगा, हालांकि पाषाण काल से कभी कोई अपनी डेमो क्लास की शुरुआत करता नहीं है, लेकिन आज जो आपकी पहली क्लास या आपकी डेमो क्लास होने जा रही है, ये आपकी स्टोन एज से ही संबंधित है। और डेमो का तो ऐसा है कि मॉर्निंग में किसी एक बच्चे से बात हुई, यूजीसी के लिए प्रयासरत था वो बच्चा, तो उसने कहा कि सर आपके यूजीसी में कोई डेमो क्लास नहीं दिख रही है। तो मैंने कहा यूट्यूब में इतनी ढेर सारे आप देखते हो, डेमो ही तो है। तो कहा नहीं सर, कोई थ्योरेटिकल डेमो क्लास मिल जाए। तो मैंने उससे कहा कि एक काम करो, वहाँ से आप कोर्स परचेज कर लो, और कोर्स परचेज करने के बाद में आप पूरा एक दिन रैंडमली वीडियोस देखो। भाई आपके पास तो पूरे इकट्ठे वीडियो पहुंच जाएंगे, तो रैंडमली देखो आप। रैंडमली का मतलब है कि प्राचीन इतिहास में कोई भी टॉपिक देख लो, कोई भी वीडियो रैंडमली आप खोल लो। ये होगा सही डेमो मेरा। तो अगर मैं अपनी चीज को लेकर आश्वस्त हूं कि भैया ये मेरी चीज दी बेस्ट है, तो मुझे कोई डर नहीं है। और वही मैं चाहता हूं कि आपके अंदर भी चीजों को लेकर कोई डर नहीं रहे। और इसलिए आज जो पहला टॉपिक डेमो के रूप में उठाया है, वो मैंने इतिहास का सबसे क्लिष्ट टॉपिक उठाया है। और इस चीज को लेकर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा, पूरा टॉपिक आपकी मुट्ठी में होगा, चाहे वो जितना क्लिष्ट समझते हो आप उस टॉपिक को, और उस टॉपिक से संबंधित चाहे कितने भी प्रकार से एग्जामिनर प्रश्न बना ले, प्रश्नों को आप जो है बिल्कुल धूल की तरह सॉल्व करेंगे। हाँ, ये चीज होती है कि थोड़ा सा धैर्य जरूरी होता है। और इसके संबंध में भी एक चीज बड़े स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा कि आज से 4 साल 5 साल या इसके पहले की जो आपकी प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया काफी दूसरी थी परीक्षाओं के संबंध में या पूरे कंपटीशन के संबंध में। और अब जिस प्रक्रिया में आप हैं या आगे जिस प्रक्रिया को आप फॉलो करने वाले हैं, फेस करने वाले हैं, वो प्रक्रिया में जमीन आसमान का अंतर भी है। शुरुआत में ऐसा होता था, या शुरुआत में जब आपकी परीक्षाएं होती थी तो वहां एमसीक्यू ही यदि आप सॉल्व करके चले जाते थे, और थोड़ा बहुत भी अगर आपने अपने से सामान्य चीजों को भी अगर आपने सामान्य तरीके से भी पढ़ा है, तो बड़े आसानी से सिलेक्शन भी हो जाता था। लेकिन आज की तारीख में ये स्थिति है नहीं है, और दिन प्रतिदिन ये स्थिति आपकी जटिल ही होती जाएगी। दिन प्रतिदिन कंपटीशन आपका टफ ही होता जा रहा है। तो इसलिए ऐसे सभी बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग यदि अपनी थोड़ा सा सजगता बनाए रखेंगे चीजों को लेकर, और स्पष्ट रूप से, क्योंकि होता क्या है कि तिलिस्म में जब तक आप बने रहते हैं तो तिलिस्म में बना रहना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चूंकि तिलिस्म में तो एक दिन टूटता है,
और जिस दिन तिलिस्म टूटता है उस दिन आपके साथ में रोने वाला कोई नहीं होता है और आपका कोई सहयोगी नहीं होता है, क्योंकि असफल व्यक्ति का कोई सहयोगी नहीं होता है। सब सफलता के ही पीछे दौड़ लगाते फिरते हैं। इसलिए किसी प्रकार का तिलिस्म, किसी प्रकार का आभा मंडल और शॉर्टकट तलाशने की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति से बाहर आ जाइए। और जब आप कंपटीशन को उसके यथार्थ रूप में, उसके वास्तविक रूप में आप देखेंगे, तो ये तो मैं नहीं कहता कि आप कहां सफल होंगे, लेकिन हां, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी स्थान पे अपनी मेहनत, अपने कर्म, अपने पुरुषार्थ के अनुसार आप सिलेक्ट जरूर हो जाएंगे। और अगर तिलिस्म में आप हैं तो कब उम्र बीत जाएगी वो भी नहीं पता पड़ेगा, क्योंकि एक एक वैकेंसी आपकी 4-4, 5-5 साल में क्लियर हो रही है। ठीक, तो चलिए, अच्छा, ये जो आपका टॉपिक है, इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहां पे मैं आप लोगों से, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि थ्योरी भी लिखा हुआ है और एमसीक्यू भी लिखा हुआ है, तो पहले हम लोग कुछ थ्योरी पे चर्चा करेंगे और फिर उससे संबंधित जो उसका अप्लाइड पोर्शन है या व्यवहारिक पक्ष है। थ्योरी के माध्यम से आप किसी भी चीज के सैद्धांतिक पक्ष को जानते हैं और एमसीक्यू के माध्यम से आप उसी के व्यवहारिक पक्ष को जानते हैं। अब वो एक अलग बात है, कई लोग गलतफहमी में रहते हैं कि हमारा थ्योरी सही हो ना हो, लेकिन हम अप्लाइड पोर्शन पे कर ले जाएंगे, हम रट ले जाएंगे। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि ये आपकी क्षमता के बहुत बाहर की चीज है कि आप लाखों की संख्या में क्वेश्चन रट के पहुंच जाएंगे और वहां पे कुछ कर लेंगे। तो इस गलतफहमी से आप बाहर आ जाइए। और बदलते हुए परिवेश में ये जो स्थिति है, ये स्थिति आपको गंभीर रूप से प्रभावित भी कर सकती है। तो कुछ भी ऐसा मत कीजिए कि जो आपको ही उसका खामियाजा भुगतना पड़े। तो यहां पे जब हम लोग पाषाण काल या स्टोन एज पे चर्चा करते हैं, तो जनरली इस पे जब भी चर्चा शुरू होती है, और ये जो आपका पूरा का पूरा स्टोन एज या पाषाण काल है, ये आपका प्रागैतिहास के अंतर्गत आता है। अभी आगे चर्चा कर दूंगा क्या है प्रागैतिहास, क्या है आद्य इतिहास और क्या है इतिहास। और पाषाण काल में जब आप लोग कहते हैं कि सर इसमें इंटरेस्ट नहीं आता, ऐसी ऐसी जगहों के नाम रटने पड़ते हैं, ऐसे ऐसे प्राणियों के नाम रटने पड़ते हैं, तो मैं उन लोगों से कहता हूं कि देखो, हमारा आपका अतीत है। जैसे आज सामान्य अध्ययन के बैच में मैं यूपी स्पेशल में चर्चा कर रहा था, पढ़ना तो आपको है। और जब आप यूपी में रह रहे हैं, अपना प्रदेश है, तो उस प्रदेश के बारे में अगर आपको सामान्य जानकारी हो जाए तो इसमें बुराई क्या है। स्टोन एज को जानने में कोई समस्या नहीं है। समस्या तब उत्पन्न होती है जबकि आप चीजों को व्यवस्थित रूप से जानते नहीं हैं। और जहां चीजें व्यवस्थित रूप से जानते नहीं हैं, अनावश्यक रूप से रटने का प्रयास करेंगे, तो कितना भी रट लीजिए, भूलेंगे जरूर। और फिर एक गलतफहमी अपने अंदर पैदा हो जाती है कि हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन तैयार नहीं होता है। तैयार इसलिए नहीं होता है क्योंकि चीज में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। और किसी चीज में इंटरेस्ट आ गया, किसी गाने में इंटरेस्ट आ गया, पूरा पूरा गाना अंतरा फंतरा सब याद हो जाता है। देखो, ये जो आपका स्टोन एज है या पाषाण काल है, तो ये हमारा ऑरिजिन है, हमारा मूल है। और जब हम अपने अतीत को या अपने ऑरिजिन को या अपने मूल को तलाशना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा नहीं, बस आज से 3.5 करोड़ साल पहले जाना पड़ता है। और जब आप आज से 3.5 करोड़ साल पहले जाएंगे, तो उस समय पे आपके प्राणी जगत में कई प्राणी थे और इन्हीं में आपके कुछ स्तनधारी प्राणी थे, इनका विकास हुआ। और ये जो आपके शुरुआती स्तनधारी प्राणी अस्तित्व में आए, इन प्राणियों को जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया प्राइमेट। जिस चीज को मैं घेर रहा हूं उस पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, थोड़ा सजग रहना है, क्योंकि घेरने वाली चीज पे अगर आप सजग हैं तो मान के चलिए आप आगे बहुत आसानी से प्रश्नों को टैकल कर ले जाएंगे, कितना भी क्लिष्ट प्रश्न हो। कहने का मतलब कि आज से 3.5 करोड़ साल पहले इस प्राणी जगत में या पूरे की पूरे अपने इस प्लेनेट में जो भी प्राणी आए, उन्हीं में से कुछ स्तनधारी प्राणी भी थे। और ये जो आपके शुरुआती स्तनधारी प्राणी थे, उन्हीं को विज्ञान नाम दे रहा है प्राइमेट। प्राइमरी शब्द से ही बना है प्राइमेट। भाई, कोई तो आपका पहला स्तनपाई रहा होगा ना। तो ये जो आपके शुरुआती स्तनधारी प्राणी थे, उन्हीं प्राणियों को नाम दिया गया प्राइमेट। आगे चलकर इन्हीं स्तनधारी प्राणियों से आपका प्राणियों का एक समूह ऐसा विकसित हुआ जो मानव जैसे दिखते थे। और ये जो आपके मानव जैसे दिखने वाले
प्राणी जो स्तनधारी प्राणियों से ही विकसित हुए, उनको विज्ञान ने नाम दिया होमिनॉइड। अभी होमिनॉइड क्या थे? ये आपके जो होमिनॉइड थे, इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है वानरों को, जिसे आप वनमानुष भी कह सकते हैं। और यहां पे बानर को मैं इंग्लिश में लिखे दे रहा हूं एप, सॉरी एपीई, एप। वानर है, बंदर नहीं है, ठीक है? कि आप सड़क किनारे आपने लंगूर को देखा और लंगूर को देख के आपने कहा कि अरे अपने पूर्वज, उनसे अपना कोई लेना देना नहीं है। इनकी एक अलग ही पूरा का पूरा इनका विकास क्रम या विकास प्रक्रिया अलग है। ये जो आपके मानव जैसे दिखने वाले प्राणी, जो स्तनधारी प्राणियों की ही एक उपसमूह थे या उसकी एक उपशाखा थे, इनके अंतर्गत जो शामिल किया जाता है, इसके अंतर्गत आप देखें तो गोरिल्ला है, चिंपैंजी है और ओरंगुटान है। और ये जो आपके ओरंगुटान हैं, चिंपैंजी हैं, गोरिल्ला हैं, आज भी आप इनका अस्तित्व देखते हैं। हरकतें भी काफ़ी हमारी काफ़ी कुछ हमसे आपसे मिलती जुलती हैं। और इस क्रम में हमारे आपके सबसे नज़दीक अगर कोई वानर है, वो है आपका ओरंगुटान। और जाहिर सी बात है, सबके सब कहाँ पे रह रहे थे? सबके सब रह रहे थे जंगल में, पेड़ों में। और नीचे उतरने में डर लगता था। ठीक वैसे ही डर लगता था जैसे जब हम आप छोटे थे तो 4 पैरों से चलते थे और 2 पैरों पे खड़े होने में डर लगता था। हमको आपको तो याद नहीं होगा, लेकिन हमारे आपके अभिभावकों को याद होगा। तो जैसे हमको आपको खड़े होने में डर लगता था, वैसे ही ये जो आपके वानर थे, इन वानरों को पेड़ों से नीचे उतरने में डर लगता था। लेकिन कुछ वानर ऐसे भी थे खुरापाती, और उन्हीं वानरों ने पूरी की पूरी विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाया कि वो पेड़ों से नीचे उतरे। और जब आप पेड़ों पे ऊपर चढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से आप देखेंगे कि आप 4 पैरों पे हो जाएंगे। कि हम आप यदि पेड़ों पे चढ़ें तो पेड़ों पे 2 पैर पे नहीं चलेंगे, तुरंत झुक जाएंगे बैलेंस बनाने के लिए, तुरंत 2 से 4 पे पहुंच जाएंगे। और जैसे ही आप पेड़ से नीचे उतर के आएंगे, तब फिर आप 4 की जगह 2 पैरों पे हो जाएंगे। तो पेड़ों पे रहना और 4 पैरों पे चलना वहां की मजबूरी है, और पेड़ से नीचे उतरना तो स्वाभाविक रूप से। तो ये जो आपके वानर थे, इन्हीं वानरों में से कुछ ऐसे थे जो पेड़ों से नीचे उतर के आए, और पेड़ों से नीचे उतर के जो आए और उन्होंने 2 पैरों से चलने का प्रयास किया, वो आपके कहलाए होमिनिड। और इस क्रम में जो पहला होमिनिड आपका माना जाता है, वो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। इसका जो अस्तित्व है, ये आज से लगभग 56 लाख साल पहले था। और ऐसा नहीं था कि ये पेड़ से नीचे उतर के आया और तुरंत ही 2 पैरों पे जैसे हम आप आज खड़े हुए हैं बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आप कभी देखिए एनसीईआरटी को देखिए, या आप पूरे के पूरे मानव की विकास प्रक्रिया को देखिए, तो आप देखेंगे कि वहां पे एक वानर आपको ऐसा दिखाई देगा जिसके हाथ घुटनों के नीचे हैं, दूसरा वानर आपको ऐसा दिखाई देगा जिसके हाथ घुटनों से ऊपर हैं, और तीसरा वानर आपको ऐसा दिखाई देगा जिसके हाथ बिल्कुल जैसे हमारे आपके हाथ हैं, फ्लैट हैं। ये जो आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, इसको पहला कपी मानव कहा जाता है। कपी मानव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वानर और मानव के बीच की कड़ी है। आप यहां पे जो देख रहे हैं, होमिनॉइड के अंतर्गत किसको आपने शामिल किया हुआ है? वानरों को ही तो शामिल किया हुआ है। और उन्हीं में से एक वानर ऐसा निकल के आ रहा है, या वानरों का एक ऐसा समूह निकल के आ रहा है जो 4 पैरों की जगह 2 पैरों पे चलने का प्रयास कर रहा है। और यहीं से मानव की विकास प्रक्रिया की शुरुआत होती है, या मानव वानर से इंसान की प्रक्रिया में परिवर्तित होना शुरू होता है। और इस क्रम में जो पहला वानर या पहला कपी वानर आपका, या सॉरी पहला
कपी मानव जो निकल के आता है वो निकल के आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसके साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं 56 लाख साल पहले प्राप्त होते हैं, और साथ ही साथ में इसके जो साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं, ये 7 साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दक्षिण अफ्रीका से या अफ्रीका महाद्वीप से। क्योंकि ये जो आपके स्तनधारी प्राणी या शुरुआत में जो मैंने प्राइमेट्स लिखा हुआ है, इन प्राइमेट्स के विषय में हमको आपको जो जानकारी प्राप्त होती है या विज्ञान इनकी जो बात करता है वो बात करता है अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में, कि यहां पे आपके स्तनधारी प्राणी सबसे पहले आपके डेवलप हुए, और फिर इन्हीं स्तनधारी प्राणियों से एक ऐसी जो है प्राणियों की उपसमूह या शाखा आपकी डेवलप हुई जो इंसान की तरह दिखती थी, जिन्हें आप जो है वानर कह सकते हैं, और इन्हीं को कहा जा रहा है होमिनॉइड। और इन्हीं होमिनॉइड में या इन्हीं वानरों में एक वानर ऐसा है जो अपने 4 पैरों की जगह 2 पैरों पर चलने का प्रयास कर रहा है, वही है आपका पहला होमिनिड, जिसे आप कहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। यह आपका बीपीएससी में पीजीटी में प्रश्न पूछा गया था। फिर इसके बाद में अगर जो मैंने यहां पे घेरे हुए हैं, अब अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि इंसान की सबसे ज्यादा नजदीकी किस वानर के साथ है, सीधा आप टिक करेंगे ओरंगुटान को। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि विकास प्रक्रिया के अंतर्गत सही क्रम है, तो सही क्रम में सबसे पहले आप किसको रखेंगे? प्राइमेट को। प्राइमेट के बाद में सेकंड पे किसे रखेंगे? होमिनॉइड को। होमिनॉइड के बाद में किसे रखेंगे? होमिनिड को। और पहला होमिनिड कौन है? पहला होमिनिड है आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस। कहां से इसके साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं? साउथ अफ्रीका से। आज से कितने लाख साल पहले था? 56 लाख साल पहले। और सुन के आपको आश्चर्य होगा कि यहां पे 3.5 करोड़ साल, और यहां पे कितना साल आप देख रहे हैं? 56 लाख साल। कहने का मतलब कि आपने तो केवल 1 मिनट में ये पूरी विकास प्रक्रिया डिस्कस कर दी। सही अर्थों में यदि आप देखें तो इस पूरी विकास प्रक्रिया में कितने साल बीत गए? 3 करोड़ साल बीत गए। अब इसके बाद में जब आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस को पढ़ते हैं तो यहां से पूरा का पूरा जो आपकी विकास प्रक्रिया जो चलती है उसमें आप देखेंगे कि शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। ठीक, तो ये आपका पहला होमिनिड है। कितने लाख साल पहले है? आज से 56 लाख साल पहले। और साथ ही साथ में इसके जो साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं, ये साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? साउथ अफ्रीका से। और इसी को कहा जाता है वानर और मानव के बीच की कड़ी। अब इसके बाद में आगे चलकर जब विकास प्रक्रिया आगे बढ़ी तो इसी विकास प्रक्रिया में एक दूसरा आपका कपी मानव डेवलप हो रहा है, जिसे आप नाम दे रहे हैं होमो हैबिलिस। और ये जो आपका होमो हैबिलिस है, इसकी विशेषता ये है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसके हाथ तो बेचारे की जमीन से थोड़ा सा ऊपर थे, और जब हाथ थोड़ा सा जमीन से ऊपर हैं तो चाहे के भी आप किसी भी प्रकार के औजार का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उसको फेंकने के लिए, चलाने के लिए, अब औजार का मतलब है इनके पास में औजार के रूप में क्या थे? कंकड़ पत्थर थे। ये जो आपका होमो हैबिलिस है, ये आपका पहला ऐसा मानव है जिसके हाथ इसकी तुलना में थोड़ा और ऊपर हुए, और जब हाथ थोड़ा और ऊपर हुए तो खुरापात शुरू हुई। खुरापात क्यों शुरू हुई? खुरापात इसलिए शुरू हुई क्योंकि इंसान को या किसी भी प्राणी को अपना सर्वाइवल ही मेन होता है, कि अपने सर्वाइवल के लिए ये पूरी की पूरी प्रक्रिया चल रही है कि इंसान ने जो आपका पहला औजार बनाया या पहला उपकरण बनाया, तो सोचिए वो क्यों बनाया होगा? वो उसको बनाने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है? कि हमारा सर्वाइवल हो जाए। सर्वाइवल का मतलब है कि भैया सुरक्षा के उपाय हो जाएं, कि अगर आप जंगल में जा रहे हैं और आपके पास में लाठी है तो आपको यह विश्वास रहता है कि चलो छोटा मोटा जानवर आएगा तो टैकल कर ले जाएंगे, तो एक तो सुरक्षा हो जाए, दूसरी चीज उसके माध्यम से शिकार हो जाए और शिकार से खाना पीना मिल जाए, तो हम सरवाइव कर जाएंगे। तो ये जितने भी प्रयास हो रहे हैं ये सब के सब जो है सर्वाइवल के लिए हो रहे हैं, और सर्वाइवल ही जो है पूरे के पूरे विकास क्रम को आगे बढ़ा रहा है, विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। ये जो आपका होमो हैबिलिस है, इसकी विशेषता यह है कि इसी के द्वारा पहला उपकरण
निर्मित किया गया। उपकरण का मतलब है कि इसी के द्वारा सबसे पहले औजारों का निर्माण किया गया। अब आज की तारीख में आपको औजार का निर्माण करना हो तो आप तुरंत जाके लोहा खोजेंगे, भाई उसी से मजबूत औजार बनेगा। अब इनके पास तो लोहे का इनको तो ज्ञान ही नहीं है, तकनीकी ज्ञान शून्य है, जीरो है तकनीकी ज्ञान। तो जो संसाधन इनके सामने है ये उनका यूज करेंगे, और संसाधन के रूप में इनके पास में क्या था, इनके पास में पत्थर थे। तो इन्होंने क्या किया, या होमो हैबिलिस ने क्या किया, होमो हैबिलिस ने किया क्या कि दो बड़े बड़े पत्थर उठाए, एक पत्थर से दूसरे पत्थर को तोड़ा, उसको थोड़ा बहुत तराशा जितनी उनमें क्षमता थी और जितना बौद्धिक विकास था, और फिर जो उपकरण तैयार किया उस उपकरण को ही नाम दिया जाता है क्रोड उपकरण। देखो यहां पे एक चीज बड़े अच्छे से समझिएगा कि जब आप स्टोन एज पढ़ते हैं तो स्टोन एज में कभी कभार आप केवल उपकरणों के विषय में पढ़ के आता है, वो ये निकल के आता है कि ना तो औजार क्लियर होते हैं, ना ही कोई आपको वानर या ये कपिवा मानव आपको क्लियर होते हैं। वास्तविकता यह है कि दोनों एक साथ ही चल रहे हैं, सारी प्रक्रियाएं एक साथ चल रही हैं। आपको लगता है कि आप अलग अलग पढ़ेंगे तो वो ज्यादा समझ में आएगा, जबकि वास्तविकता यह है कि साथ में पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर रहेगा, और एग्जामिनर चाहे जितना आपको फंसाने की कोशिश करे आप फंसेंगे नहीं। ये जो आपका होमो हैबिलस है, इसके द्वारा पहला औजार निर्मित किया जा रहा है, और इसके द्वारा जिस औजार का निर्माण किया गया वही आपका कहलाता है क्रोड उपकरण। क्रोड उपकरण इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो उपकरण बना रहे थे ये बड़े बड़े जो है पाषाण खंडों से निर्मित किए जा रहे थे या पत्थर के टुकड़ों से निर्मित किए जा रहे थे, जिन्हें आप आगे चल के देखते हैं कि जब आप रॉबर्ट ब्रूसफुट को पढ़ते हैं तो भैया पलवरम से उन्होंने पहला हैंड एक्स प्राप्त किया, या नॉर्थ इंडिया में आके आप देखते हैं उनको पेबुल या चापर चापिंग प्रकार के उपकरण कहे जा रहे हैं। तो पेबुल भी क्या है, गोल मटोल बड़े बड़े पत्थर हैं जो नदियों के किनारे आपको बड़े आसानी से देखने को मिल जाते हैं, तो इनको भी देखने को मिल गए। तो बढ़िया दो पत्थर उठाए, एक पत्थर से दूसरे को तोड़ा और जितना उसको जो है महीन कर सकते थे, शार्पनेस ला सकते थे, उतना लेके आए। पता पड़ा पत्थर में एक जगह पे उन्होंने धार लगाई, एक धारी वाला पत्थर अगर उन्होंने तैयार कर लिया या उपकरण तैयार कर लिया तो उसी को उन्होंने चापर नाम दे दिया। चापर ठीक वैसे ही है जैसे आपकी चाकू होती है, और अगर दोनों तरफ उन्होंने जो है धार तैयार कर ली तो उसको उन्होंने नाम दे दिया चापिंग। तो ये जो आपके इन्होंने क्रोड उपकरण तैयार किए, इनको आप पेबुल प्रकार के उपकरण, चापर प्रकार के उपकरण, चापिंग प्रकार के उपकरण, या आप इनको हैंडएक्स के नाम से जानते हैं। और जिस तकनीक से ये तैयार किए जाते थे उसी तकनीक को नाम दिया गया है ओल्डोवॉन तकनीक। नाम में ही लगा हुआ है ओल्डोवॉन। ओल्ड मतलब प्राचीन, कि औजार तैयार करने की जो सबसे प्राचीन तकनीक है उसी तकनीक को नाम दिया जाता है ओल्डोवॉन तकनीक। और ये जो ओल्डोवॉन तकनीक है इसमें एक पत्थर की मदद से दूसरे पत्थर को तराशकर या तोड़कर उपकरण निर्मित किए जाते हैं, और इसी प्रकार के जो उपकरण इन लोगों के द्वारा निर्मित किए गए उन उपकरणों को नाम दिया जाता है क्रोड उपकरण। और क्रोड उपकरण के अंतर्गत आपके पेबुल हैं या चापर चापिंग है या हैंडएक्स हैं, ये सारे के सारे उपकरण शामिल किए जाते हैं। तो होमो हैबिलस ने एक काम तो बढ़िया कर दिया कि सर्वाइवल के लिए इसने औजार तैयार करने शुरू कर दिए। और आगे चलकर होमो हैबिलस के बाद में अगला जो आया वो आया होमो इरेक्टस। जो इरेक्टस शब्द है, ये इरेक्टस शब्द बना है इरेक्ट से, और इरेक्ट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सीधा खड़ा होना। सीधे खड़े होने का मतलब है कि हमारी जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो एकदम फ्लैट हो जाए। और इस प्राणी जगत में आप देखें केवल हम आप लोग ही ऐसे हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है। बाकी इस प्राणी जगत में जितने भी प्राणी आपको मिलेंगे उनकी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है, इसलिए उनका बौद्धिक स्तर हमसे आपसे कम है। क्योंकि जब हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तो हमारे ब्रेन की जो आधारभूत इकाई है जिसे विज्ञान नाम देता है न्यूरॉन्स, वो बड़ी तेजी से डेवलप होने शुरू होते हैं। और अगर न्यूरॉन्स आपके बढ़िया से डेवलप हैं, दही चीनी खाते हैं ना एग्जाम से पहले, तो क्या होता है, न्यूरॉन्स ही तो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो न्यूरॉन्स अगर आपके एक्टिवेट हैं
तो दिमाग आपका शार्प हो जाएगा, और जब शार्पनेस आएगी तो खुरापात और बढ़ जाएगी। कहने का मतलब कि यहां पे जो इनकी खुरापात आप देख रहे हैं, ये पाषाण उपकरण तैयार कर रहे हैं, आगे चलकर जैसे ही होमो इरेक्टस के लेवल पे मानव पहुंच रहा है, अर्थात पहला सीधा खड़ा होने वाला जो मानव है वो है आपका होमो इरेक्टस, और यहां से विकास प्रक्रिया में एक नया आयाम स्थापित होता है। नया आयाम यह स्थापित होता है कि मानव का जो बौद्धिक स्तर है वो बौद्धिक स्तर बढ़ गया, और बौद्धिक स्तर बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी में भी परिवर्तन आ जाएगा। आज से 10 साल या 20 साल पहले किसी ने सोचा होगा कि ऑनलाइन क्लास भी हो सकती है? तो जैसे जैसे आपकी जो है बौद्धिक विकास हो रहा है, बौद्धिक विकास के साथ साथ तकनीकी विकास भी होता है, और जो आपको यहां पे तकनीकी विकास दिखाई देगा उसमें आप देखेंगे आ जाएगा अगला जो आपका रामापिथिकस। अब ये जो आपका रामापिथेकस है, इसके विषय में ज्यादा जानकारी तो नहीं प्राप्त होती है, लेकिन ये जरूर मिलता है कि हिमालय की जो तलहटी है या जो आपका शिवालिक क्षेत्र है उससे इस प्रकार के मानव के साक्ष्य मिले हैं। तो विकास प्रक्रिया में तीसरे नंबर पे जो आपका आएगा कपि मानव या आदि मानव, वो आएगा आपका रामापिथेकस। और फिर इसके आगे आप चलेंगे तो आगे चलने के क्रम में आप देखेंगे अगला जो मानव आया वो आया निएंडरथल। हालांकि इस चीज को लेके भी अच्छी खासी लड़ाई चलती रहती है विज्ञान में कि रामापिथेकस को कहां एडजस्ट किया जाए। कुछ आपके ऐसे भी हैं जिन्होंने रामापिथेकस को ऐड ही नहीं किया। तो खैर अपन को किसी लड़ाई में तो पड़ना नहीं है, अपन को तो अपना काम निकालना है और आगे बढ़ना है। और कंपटीशन में सही अर्थों में कंपटीशन आपके ज्ञान की परीक्षा भी नहीं है। कंपटीशन जो आपकी परीक्षा है आपके धैर्य की परीक्षा है, आपकी मेमोरी की परीक्षा है, और आपके अनुभव के साथ साथ थोड़ा सा एक सही स्ट्रेटजी की परीक्षा है। ज्ञान की तो परीक्षा भी नहीं हो रही है। तो ये जो आपका निएंडरथल है, इस प्रकार का जो आपका मानव है, इस मानव के जो हमको साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं जर्मनी से। और इस मानव ने क्या किया? इस मानव के द्वारा आप देखेंगे परत या जो है फ्लेक उपकरण डेवलप किए गए। अब ये जो आपके फ्लेक उपकरण हैं ये और कुछ नहीं है बल्कि जिसे आप यहां पे क्रोड उपकरण देख रहे हैं उसी का एडवांस वर्जन है। ठीक वैसे ही जैसे आपके लैंडलाइन का एडवांस वर्जन मोबाइल है कि जो तकनीक है, तकनीक और उच्च स्तर पे आ रही है, और जब तकनीक उच्च स्तर पे आ रही है तो इनके अपने जो औजार हैं या जो उपकरण हैं उसमें भी शार्पनेस आ जा रही है। तो इन्हीं के द्वारा उन पत्थरों को और प्रॉपर तरीके से तराशा गया और उसके फलस्वरूप जो आपके उपकरण तैयार हुए उनको नाम दिया गया फ्लेक, या इन्हीं को जो है परतदार उपकरण भी कहा जाता है। और ये जो आपके फ्लेक टूल्स हैं इनका जो निर्माण हो रहा है, इनके निर्माण की जो तकनीक है उस तकनीक को नाम दिया गया विज्ञान के द्वारा या विद्वानों के द्वारा मॉस्टेरियन तकनीक। इस तकनीक से इन्होंने इस प्रकार के उपकरण तैयार किए। और फिर इसके बाद में अगला जो आपका मानव आया वो आया क्रोमैग्नन। और ये जो आपका क्रोमैग्नन है, क्रोमैग्नन फ्रांस में एक स्थान है और उस स्थान से इस प्रकार के मानव के साक्ष्य मिले। तो उसी स्थान के आधार पर इस मानव का नाम रख दिया गया क्रोमैग्नन। और इस मानव के संबंध में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका जो बौद्धिक स्तर था या इसकी जो कपाल गुहा थी वो हमसे आपसे ज्यादा डेवलप थी या आधुनिक मानव से ज्यादा डेवलप थी। तो अब आप कहेंगे सर इसका मतलब है कि इंसान से भी ज्यादा या आधुनिक इंसान से ज्यादा या होमोसेपियन से भी ज्यादा बुद्धिमान था? बिल्कुल था। इसका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा था, लेकिन समस्या यह थी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करता था। कोई चीज आपके पास में है और आप उसका उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? जैसे आपके पास में चीजों को समझने की क्षमता है, यह सच्चाई है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है रटने की क्षमता घटती है और समझने की क्षमता बढ़ती है। लेकिन होता क्या है, घबराहट में आके कभी कभी या अक्सर इस नियम का उल्लंघन कर देते हैं, बच्चों की तरह या तोते की तरह रटना शुरू कर देते हैं।
और समझ बुद्धि को अपने किनारे रख देते हैं। तो जब आपने मेन जो आपकी अपनी मौलिकता है या आपकी मौलिक प्रवृत्ति है उसको आपने किनारे रखा हुआ है और जो आपकी मौलिक प्रवृत्ति नहीं है आप उसको पकड़े बैठे हैं, तो क्या समस्या होगी? समस्या वही होगी कि आगे आगे पढ़ रहे हैं, पीछे पीछे भूल रहे हैं। ज्यादातर कॉम्पिटिटर्स की यही एक गंभीर समस्या बनी रहती है। तो ये डर में आप लोग ऐसा करते हैं कि समझने की कोशिश ना करके आप रटना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वहां तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होनी है, तो जो है जितना रटा रहेगा उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। रटेगा भी तब जब आपको समझ में आएगा, और समझ में तब आएगा जब आप थोड़ा सा धैर्य का परिचय देंगे और चीजों को ध्यान से देखना शुरू करेंगे। ये जो आपका क्रो-मैग्नन है, क्रो-मैग्नन का जो दिमाग था वो हमसे आपसे ज्यादा विकसित था, लेकिन दुर्भाग्य था, बेचारा यूज नहीं करता था, खत्म हो गया। और क्रो-मैग्नन के बाद में अगला जो आपका मानव आ रहा है वो आ रहा है आधुनिक मानव, जिसे आप नाम देते हैं होमो सैपियंस। और ये जो आपका होमो सैपियंस आ रहा है, तो जाहिर सी बात है होमो सैपियंस आप देखेंगे जब आप यहां पे पाषाण काल को, या अभी पाषाण काल का मैं विभाजन प्रस्तुत करूंगा, यहां पे आपने देखा पहला मानव, इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है आज से 56 लाख साल पहले। और 56 लाख साल से लेकर ये जो आप यहां पे होमो सैपियंस या आधुनिक मानव को देख रहे हैं, ये आज से 10,000 साल पहले था। तो हमने आपने तो इसको 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट में उड़ा दिया, लेकिन विकास प्रक्रिया में ये इतना आसान नहीं था कि लगभग यदि आप देखेंगे तो आपके जो है 55,90,000 साल आपके बीत जाएंगे, तब जाके जो है हम जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस से आए हैं इस लेवल पे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेके इस लेवल का मतलब होता है कि जो हाथ थे वो बस जमीन से थोड़ा सा ऊपर थे, और आज की तारीख में अपने हाथ खुले हुए हैं। तो इस प्रक्रिया तक पहुंचने में लाखों सालों का आपका समय व्यतीत हुआ है। अब आपके दिमाग में खुरापात आई होगी कि सर अगर कभी आपसे ये क्रम पूछ लिया जाए तो क्रम कैसे याद रहेगा? तो कुछ चीजें आप मुझ पे छोड़ दीजिए। आपका जो दायित्व है वो दायित्व है लेक्चर को ध्यान से सुनना। लेक्चर को दिमाग में कैसे सेट करना है ये मेरी जिम्मेदारी है, और किसी भी कोच की ये जिम्मेदारी होनी भी चाहिए, और हर एक कोच को अपनी ये जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए, और इस जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन भी करना चाहिए। देखो, पहला मानव या पहला कपी मानव, या मानव और वानर के बीच की कड़ी, या मानव और कपी के बीच की कड़ी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये तो एकदम क्लियर है। और अंतिम है होमो सैपियंस। कहने का मतलब ना कोई ऑस्ट्रेलोपिथेकस को भूलता है और ना ही कोई होमो सैपियंस को भूलता है, जो कि हम आज हैं। भूलते कहां पे हैं? भूलना आप यहां से शुरू करते हैं। तो इसमें भी बहुत टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे आप केवल ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसको आप सबसे ऊपर कर दीजिए, और जो आपका होमो सैपियंस है इसको आप नीचे कर दीजिए, और इसके बीच में आप याद कर लीजिए हिरन। एच से आपका होमो हैबिलिस, आई से होमो इरेक्टस। भाई होमो तो सब में लगा हुआ है ना, तो ये आपका हो गया हैबिलिस, आई से हो गया इरेक्टस, रा से हो गया आपका रामापिथेकस, एन से हो गया निएंडरथल, और सी से हो गया आपका क्रो-मैग्नन। तो अगर कभी आपसे क्रम पूछे तो ये क्रम, ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक कुछ करे ना करे आपको क्रम दिमाग में बिठाए रखेगी। या अगर हिरन भी आपको याद है तो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहले नंबर पे है, होमो सैपियंस आखिरी नंबर पे है। बीच के 2 या 3 भी अगर आपको सेट करने हैं, या कभी कभी एग्जामिनर को अगर लग गया कि चलो और अच्छे से थोड़ा सा इसकी परीक्षा ली जाए, तो हो सकता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऊपर से गायब कर दे, नीचे से सैपियंस गायब कर दे, तब भी आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। हिरन्स को पकड़े रहिए। एस से हैबिलिस हो गया, आई से इरेक्टस हो गया, आर से रामापिथेकस हो गया, 3 मिल गए, चौथा अपने आप सुमेलित हो जाएगा। प्रश्न आपका सही हो गया। फिर इसके बाद में कृष्ण कैसे प्रश्न बनाएगा? यहां से आपसे पूछ लेगा कि किसे बुद्धिमान मानो। भाई आज का मानव हम आप कैसे हैं? बुद्धिमान मानव ही हैं। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि बुद्धिमान मानव का पूर्वज किसे माना जाता है? तो बुद्धिमान मानव के ठीक पहले आपको कौन सा मानव दिखाई दे रहा है? क्रो-मैग्नन।
तो ये जो क्रोमैग्नन है, क्रोमैग्नन के विषय में जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि इसको बुद्धिमान मानव का पूर्वज माना जाता है। इसके संबंध में जो सबसे चलिए, तो ये जो आपका क्रोमैग्नन है इसको कहा जाता है बुद्धिमान मानव का पूर्वज। अब अगर आपसे कहता है, आपको लगता है कि हम ये भी भूल सकते हैं कि बुद्धिमान मानव का पूर्वज किसे कहा जाता है, तब भी तनाव मत लीजिए। क्रो माने क्या होता है, कौआ होता है, और बुद्धिमान कौए की कहानी सबने पढ़ी है। घड़े में पानी नहीं था, कंकड़ ला ला के डाला, सो वो याद बन जाता है। फिर आपसे प्रश्न यहां से पूछ लेता है कि शिवालिक पर्वतमाला से किस प्रकार के मानव के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो आप देख रहे हैं रामापिथकस, इसको भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। रामापिथकस का राम उठा लीजिए और शिवालिक का शिव उठा लीजिए, राम और शिव मिला दीजिए। जहां शिव है वहां राम है, और जहां राम है वहां शिव है ना। कहने का मतलब पहले समझ जाओ। अगर आप चीजों को समझ गए, रटने का तो ऐसा है कि आप जिस दिन रटने पे आएंगे तो ये तो छोटा है, आप क्या क्या रट सकते हैं वो आपको नहीं पता। हमारे आपके दिमाग की क्षमता है कि हम लोग 57 लाइब्रेरीज की पुस्तकों को तैयार कर सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं। यह है हमारे आपके दिमाग की क्षमता। अब आप अपनी क्षमता ही भूल गए, और जब क्षमता आप भूल जाएंगे तो जाहिर सी बात है समस्या आपको ही होनी है। तो जो आपके अंदर की शक्ति है, जो आपकी समझ शक्ति है, समझ शक्ति को बनाए रखिए कि पहले मुझको चीज को समझना है। समझ में आ गई, फिर तो उसको खा पी के कैसे डाइजेस्ट कर जाएंगे, कहां चली जाएगी पता ही नहीं पड़ेगा आपको। अब जाहिर सी बात है, जो आपका ये मानव है, ये जो आपका मानव है जिसने क्रोड उपकरण तैयार किए थे, होमो हैबिलस, फिर इसके बाद में निएंडरथल, इसने मॉस्टेरियन तकनीक से परत या आपके जो है फ्लेक टूल्स आपके तैयार किए, और आगे चलकर जो आपका ये होमो सैपियंस आ रहा है, इसके द्वारा जो उपकरण तैयार किए गए उनको कहा जाता है ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण। ब्लेड में आप देखते हैं दोनों तरफ धार होती है और साथ ही साथ में अच्छी खासी शार्पनेस भी होती है। ब्यूरिन का मतलब होता है जिसकी तुलना आप कर सकते हैं वर्तमान में छेनी के साथ में। कहने का मतलब कि ये जो आपकी मॉस्टेरियन तकनीक के द्वारा इन्होंने फ्लेक उपकरण तैयार किए थे, उन्हीं का और रिफाइंड रूप है ये आपके ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण। और साथ ही साथ में इनके निर्माण की जो ये तकनीक है, इसी तकनीक को नाम दिया जाता है एस्चुलियन तकनीक। और ये जो आपका होमोसैपियंस है, होमोसैपियंस, इसके विषय में मैंने बताया कि आज से 10,000 साल पहले ये था, और 10,000 साल में आके जो आपका काल चलता है उसको कहा जाता है उच्च पुरा पाषाण काल। तो अब अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि आधुनिक मानव का उद्भव कब हुआ, उच्च पुरा पाषाण काल में। आधुनिक मानव द्वारा निर्मित उपकरणों को क्या नाम दिया जाता है, ब्लेड या ब्यूरिन प्रकार के उपकरण, और ये बहुत ही रिफाइंड उपकरण माने जाते हैं। इसलिए पूरा का पूरा जो आपका उच्च पुरा पाषाण काल है, इसको परिष्कृत औजारों के युग के नाम से भी जाना जाता है। आपकी टीजीटी की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी पाषाण उपकरण की या निर्माण की तकनीक नहीं है, तो उसमें एस्चुलियन भी था, मॉस्टेरियन भी था, ओल्डोवॉन भी था। फिर इसके बाद में ये अगर आपका उच्च पुरा पाषाण काल का है तो जाहिर सी बात है इसके पहले आपका कौन सा आएगा, मध्य पुरा पाषाण काल आएगा। मध्य पुरा पाषाण के पहले आपका कौन सा काल आएगा, निम्न पुरा पाषाण काल आएगा। और जो हम ये स्टोन एज या इसके विषय में जो चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा अब और अच्छे से आपको समझ में आएगी जब आप पढ़ेंगे पूरे के पूरे स्टोन एज के विभाजन को। तो ये है पूरी की पूरी आपकी हमारी विकास प्रक्रिया। और जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़िए, आप उस टॉपिक पे मनन जरूर कीजिए कि कितना मुझे वो टॉपिक याद है। आप जब पहली बार टॉपिक को पढ़ने के बाद में उसका मनन करेंगे, आपके दिमाग पे बहुत जोर पड़ेगा और आपको लगेगा यार हटाओ इसको। सबको ऐसा लगता है, लेकिन हां,
जिस दिन आप बिना देखे बोल ले गए चीजों को, मान के चलिए आपका आत्मविश्वास चौगने स्तर पे होगा, और साथ ही साथ में ये जो आपके अंदर एक गलतफहमी या इस प्रकार का जो आपके अंदर एक फितूर भर गया है कि हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, पीछे भूलते हैं, हमको फला याद नहीं होता, हमको ढिका याद नहीं होता, सबको सब याद होता है अगर आपने चीजों को सही तरीके से पढ़ा है। और अगर चीजों को सही तरीके से नहीं पढ़ा, चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, चीजों में कभी आपका कमांड हो ही नहीं सकता। तो एक तो यह संदर्भ हुआ जिसको लेकर सबसे ज्यादा समस्या होती है। तो यहां पे कहां से हमने शुरुआत की थी? हमने शुरुआत की थी आज से 3.5 करोड़ साल पहले से। और 3.5 करोड़ साल पहले में जो पहला मानव आपको दिखाई दे रहा, सॉरी, जो आपको 3.5 करोड़ साल पहले दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है आपको बड़ी संख्या में स्तनधारी प्राणी, या स्तनधारी प्राणियों का जो अस्तित्व हमको दिखाई देता है या विज्ञान को दिखाई देता है, वो 3.5 करोड़ साल पहले से दिखाई देता है। और इन स्तनधारी प्राणियों को विज्ञान नाम दे रहा है क्या? प्राइमेट। प्राइमेट शब्द ही बना है प्राइमरी से, अर्थात प्राथमिक, कि कोई तो पहली बकरी रही होगी, कोई तो पहली गाय रही होगी। तो पहले जो आपके ये प्राणी रहे, उन्हीं प्राणियों को नाम दिया जा रहा है प्राइमेट। और उन्हीं स्तनधारी प्राणियों से हमारी आपकी तरह दिखने वाले कुछ प्राणी निकल के आए, जिन्हें नाम दिया जा रहा है होमिनॉइड। और उन्हीं होमिनॉइड में या उन्हीं वानरों में से कुछ वानर निकल के आए और धीरे 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 वो मनुष्य जैसे हो गए या हमारे आपकी तरह हो गए। उनको नाम दे रहा है विज्ञान क्या? होमिनिड। और होमिनिड की प्रक्रिया में जो पहला होमिनिड आपका आता है, वो आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसके बाद में हिरन्स याद रखिएगा। एस से है होमो हैबिलस, आई से इरेक्टस, सी से क्रोमैग्नन, फिर इसके बाद सॉरी आर से आपका रामापिथेकस, इसके बाद में निएंडरथल, इसके बाद में क्रोमैग्नन, और फिर होमोसेपियंस। शिवालिक पर्वतमाला से किसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं? अगर मैं आपसे कहूं तो तुरंत शिव को आप राम से जोड़ दीजिए, रामापिथेकस। बुद्धिमान मानव का पूर्वज किसको कहा जाता है? तो बुद्धिमान कौवे से याद रखिए, क्रो से कौवा, क्रोमैग्नन। कि बुद्धिमान मानव अर्थात आधुनिक मानव का पूर्वज है क्रोमैग्नन। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि होमोसेपियंस से पहले क्रोमैग्नन है और सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। अगर आपको ये तीन भी याद हैं तब भी आप क्रम सुमेलित करा ले जाएंगे। और कोई जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न का उत्तर आपको मुंह जबानी रटा हो, और रटने की कोशिश भी मत कीजिएगा, नहीं तो दूसरी ही स्थिति में आप परीक्षा हॉल में पहुंचेंगे और वो स्थिति आपके लिए अच्छी बिल्कुल भी नहीं होगी। बस केवल इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि प्रश्न आए और मैं उसे हैंडल कर ले जाऊंगा। जिस दिन ये कंपटीशन जिस दिन ये आपके अंदर डेवलप हो गई प्रवृत्ति, मान के चलिए कंपटीशन आपका है। और जब तक ये प्रवृत्ति डेवलप नहीं हो रही, चाहे जितना एमसीक्यू कर लीजिए, चाहे जितना प्लेटफॉर्म पे उछल कूद कर लीजिए, कहीं कुछ अर्जित नहीं होगा। हां, एक चीज जरूर चली जाएगी, आपका समय आपके हाथ से। अब देखो, ये तो हुई एक संदर्भ कि हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा हमारे आपके बीच में, ये तो हुई पूरी की पूरी, हमने मानव की विकास प्रक्रिया को समझा कि किस प्रकार से वानर से हम होमोसेपियंस तक या आधुनिक मानव तक पहुंचे। अब जाहिर सी बात है, अब होमोसेपियंस से लेके हम लोग आज के लेवल तक पहुंच गए। और ये जो पूरी की पूरी मानव की विकास यात्रा है, इस विकास यात्रा के संबंध में आप देखेंगे एक विद्वान निकल के आते हैं, उनका नाम है केजी थॉमसन। और ये जो आपके केजी थॉमसन हैं, इन्होंने किया क्या कि मानव की पूरी विकास यात्रा को 3 कालों में विभाजित कर दिया या 3 युगों में विभाजित कर दिया। एक युग ऐसा था जबकि इंसान धातु से परिचित नहीं था, जो अभी आपने युग देखा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेके पूरा का पूरा होमोसेपियंस तक। किसी धातु का ज्ञान तो था नहीं, तो उपकरण काहे से बनाएंगे? पत्थर का ज्ञान था तो पत्थर से उपकरण बना लिए, इसलिए पूरा का पूरा काल आपका कहलाता है पाषाण काल। तो जो आपके ये केजी थॉमसन है, इन्होंने कहा कि एक काल ऐसा था जबकि मानव केवल और केवल पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करता था, इसको हम कहते हैं स्टोन एज या आपके पाषाण काल। केजी थॉमसन का पूरा नाम है क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन। अब आगे चलकर इंसान धातु से परिचित हुआ, और जब धातु से परिचित हुआ तो इंसान जिस धातु के सबसे पहले संपर्क में आया वो धातु है तांबा। तो पत्थर के उपकरण तो वो बना ही रहा था, और पत्थर के उपकरण तो आज भी बन रहे हैं। सिल लोढ़े का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं? बिल्कुल होता है। घड़े का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कहने का मतलब
कि आगे चलकर जब इंसान धातु के संपर्क में आया तो जिस धातु के इंसान सबसे पहले संपर्क में आया वो धातु थी आपकी तांबा। और तब पत्थर के उपकरण तो बना ही रहा था, उसने तांबे के उपकरण भी बनाए। इसीलिए इन्होंने कहा कि ये जो है यहां पे तकनीकी विकास हो रहा है, इसलिए इन्होंने एक दूसरा काल बता दिया और इसको इन्होंने नाम दिया ताम्र पाषाण काल। तकनीकी आगे चली, समय आगे बढ़ा, काल चक्र चला और फिर इसके बाद में इंसान अन्य धातुओं के संपर्क में आया। और जब इंसान लोहे के संपर्क में आया तो इंसान के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन भी हुए। आप पढ़ते हैं जब लोहे को, तो उत्तर वैदिक काल में आके आप देखते हैं कि आप लोहे के संपर्क में आए, हमारे आपके पूर्वज लोहे के संपर्क में आए। और लोहे के संपर्क में आने के बाद में उन्होंने लोहे से सबसे पहले काहे का आविष्कार किया था, क्या बनाए थे? अस्त्र शस्त्र बनाए थे। तो एक काल ऐसा है जबकि इंसान केवल पत्थरों के संपर्क में है तो पत्थर के उपकरण बना रहा है, पाषाण काल। एक काल ऐसा आ रहा है जबकि धातुओं के संपर्क में आ रहा है, तांबे के संपर्क में आया तो उसने तांबे की वस्तुएं बना रही, पत्थर की तो बना ही रहा था, ताम्र पाषाण काल। और फिर इसके बाद में इंसान संपर्क में आता है लोहे के, तो इन्होंने कहा यह हुआ आपका लौह काल। तो इन्होंने किया क्या कि मानव की विकास यात्रा को इन्होंने 3 युगों में विभाजित कर दिया। और यहीं से आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि मानव विकास की त्रियुगीन पद्धति के जन्मदाता कौन है? केजी थॉमसन। मानव विकास की त्रियुगीन पद्धति, आप अपना विकास देखिए, आपका विकास की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? केजी में पढ़ना शुरू करते हैं आप। शब्दों को पकड़े रहना। 70 से 80% चीजें अगर आप शब्दों को पकड़ रहे हैं तो वैसे ही सही हो जाएंगी। तो आपने केजी से पढ़ना शुरू किया था तो बस इनके नाम के आगे भी क्या लगा हुआ है? केजी तो लगा हुआ है। तो मानव की विकास यात्रा के 3 काल जो निर्धारित किए, या मानव के विकास क्रम को इन्होंने 3 कालों में जो विभाजित किया, वो विभाजित किया आपके केजी थॉमसन ने। और कौन कौन से 3 काल ये बता रहे हैं? ये बता रहे हैं पाषाण काल है, ताम्र पाषाण काल है और लौह काल है। और इनका जो विभाजन था, तो इनका विभाजन इस तथ्य पे आधारित था कि आपका कोपेनहेगन जो आपका डेनमार्क में है, वहां पे एक संग्रहालय था। उस संग्रहालय में इंसान द्वारा जितनी ये पुरानी पुरानी वस्तुएं कभी प्रयोग में लाई गई थी, उनका वहां पे संग्रह था। और उन्हीं औजारों को या उन्हीं उपकरणों को इन्होंने आधार बनाकर पूरे के पूरे विकास क्रम को 3 भागों में विभाजित कर दिया। तो यहां पे जो आपको याद रखना है, वो याद रखना है कोपेनहेगन संग्रहालय को, क्योंकि इसी संग्रहालय से प्राप्त सामग्री के आधार पर इन्होंने मानव की विकास यात्रा के 3 युग या 3 काल निर्धारित किए। अब ये जो आपका पाषाण काल है, आगे चलकर एक दूसरे विद्वान आते हैं, और जो दूसरे विद्वान यहां पे निकल के आते हैं वो आते हैं जॉन लुब्बाक। जॉन लुब्बाक ने किया क्या भाई? हमारे आपके अध्ययन का जो संदर्भ बिंदु है, वो संदर्भ बिंदु है आपका पाषाण काल। तो इन्होंने किया क्या? इन्होंने पूरा का पूरा पाषाण काल को उठाया और इन्होंने कहा कि देखो, ये पाषाण काल को केवल एक ही काल के अंतर्गत रखना ये गलत है। और सही कह रहे हैं ये, इसलिए गलत है क्योंकि थोड़ा सा आप पीछे आइए। अब आप देख रहे हैं यहां पे एस्चुलियन तकनीक है, वहां पे मॉस्टेरियन तकनीक है, और इसके पहले आपकी ओल्डोवॉन तकनीक है। आप लोग जनरली जो पढ़ना शुरू करते हैं, या ज्यादातर बच्चे जो स्टोन एज पढ़ना शुरू करते हैं, वो पढ़ना शुरू करते हैं यहां से, केजी थॉमसन से। और जब भी आप केजी थॉमसन से स्टोन एज को पढ़ना शुरू करेंगे, मान के चलिए स्टोन एज से आपको विरक्ति हो जाएगी, पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। जब आप उसका अतीत ही नहीं जान रहे हैं या उसका बैकग्राउंड ही आप नहीं जान रहे हैं, तब फिर आप उसके विभाजन को समझेंगे कैसे? यह आप देख रहे हैं कि एक मानव ऐसा है जिसके पास में परिष्कृत औजार हैं। यह पूरा का पूरा उच्च पुरा पाषाण काल, इसको परिष्कृत औजारों का ही तो युग कहा जाता है। कई बार आपसे प्रश्न भी पूछा गया। इससे और पिछड़ी तकनीक कौन सी थी? मॉस्टेरियन तकनीक। और सबसे पिछड़ी तकनीक या सबसे पुरानी तकनीक कौन सी थी? ओल्डोवॉन तकनीक। तकनीक में अंतर आ रहा है, इसका मतलब है कि इंसान की बौद्धिक ज्ञान में भी अंतर आ रहा है, या बौद्धिक विकास में भी अंतर आ रहा है। तो इन्होंने ये कहा कि पूरे स्टोन एज को केवल स्टोन एज कहना यह गलत होगा। 2 कारणों से गलत होगा, क्योंकि लाखों सालों का तो इतिहास है,
और लाखों सालों में इंसान की तकनीक में परिवर्तन हो रहा, उसके बौद्धिक विकास में परिवर्तन हो रहा, उसके रहन सहन में परिवर्तन हो रहा, उसकी सामाजिक मान्यताओं में परिवर्तन हो रहा। तो इन परिवर्तनों को उन्होंने कहा अगर हम ध्यान में रखें तो पूरा का पूरा जो आपका ये पाषाण काल या स्टोन एज है, इसको विभाजित करेंगे हम कितने भागों में? तो शुरुआत में इन्होंने इसको विभाजित कर दिया 2 भागों में। एक इन्होंने कहा पुराना पाषाण काल, जिसको ये कह रहे हैं पुरा पाषाण काल, और फिर इन्होंने कहा कि दूसरा है आपका नया, अर्थात जो है नवपाषाण काल। लेकिन इनको भी बहुत जल्दी समझ में आ गया कि जैसे दिन के बाद में तुरंत रात नहीं हो जाती और रात के बाद में तुरंत दिन नहीं हो जाता, दिन और रात के बीच में संक्रमण काल है और रात और दिन के बीच में भी संक्रमण काल है। तो इन्होंने कहा कि ऐसा है, मैंने जो ये विभाजन प्रस्तुत किया था पुराने और नए का, इनके बीच में एक संक्रमण काल रहा होगा और इसी संक्रमण काल को इन्होंने नाम दिया मध्य पाषाण काल। कि ये जो आपका मध्य पाषाण काल है ये आपका संक्रमण काल है, ठीक वैसे ही जैसे आपका शाम का समय ना तो पूरी तरह से उजाला है ना ही पूरी तरह से अंधेरा है। अर्थात संक्रमण काल या ये जो मध्य पाषाण काल था ये ठीक वैसे ही काल है कि जैसे आप देखते हैं शाम के समय पे कुछ विशेषताएं दिन की होती हैं, कुछ रात की होती हैं, वैसे ये आपका जो है मध्य पाषाण काल है ये कुछ विशेषताएं पुरा पाषाण काल के लिए हुए हैं और साथ ही साथ में कुछ विशेषताएं इसमें आपकी नवपाषाण काल की भी हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरा का पूरे जो आपका स्टोन एज था इसको 3 भागों में विभाजित किया, पुराना पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इनसे कहा गया कि ये बताइए नवपाषाण काल आप कब से शुरुआत करते हैं? तो इन्होंने कहा नवपाषाण काल की हम शुरुआत कर देते हैं आज से 10,000 साल पहले। तो अब आपसे आज से 10,000 साल पहले आप चले जाइए। तो इनसे कहा गया कि यार आज से 10,000 साल पहले और उसके पहले का पूरा समय आप कहेंगे पुराना पाषाण काल, मतलब लगभग आप जो है 56 लाख साल को केवल और केवल एक ही काल के अंतर्गत रखेंगे। खुद सोचिए, आप 56 लाख साल को आप एक ही काल के अंतर्गत कैसे रख सकते हैं? और तब फिर निकल के आया एक तीसरा विद्वान जिसका नाम है एडवर्ड लॉर्टेट। और ये जो आपका एडवर्ड लॉर्टेट है इसने किया क्या, ये जो पुरा पाषाण काल था इसको इसने 3 भागों में विभाजित कर दिया। एक आपका शुरुआती पुरा पाषाण काल जिसको ये कह रहा है निम्न पुरा पाषाण काल, फिर ये कह रहा है इसको दूसरा जो काल है वो है आपका मध्य पुरा पाषाण काल, और साथ ही साथ में ये है आपका उच्च पुरा पाषाण काल। जो आपने अभी उपकरण देखे ना, निम्न पुरा पाषाण काल में ओल्डोवान तकनीक, और साथ ही साथ में किस प्रकार के उपकरण आपने देखे, बड़े बड़े बेडौल उपकरण। और बेडौल तो होंगे ही होंगे क्योंकि सबसे पहले उपकरण बना रहे हैं। आपने सबसे पहले रोटी बनाई होगी तो रोटी आपकी कैसी बनी होगी आप जानते होंगे। तो सबसे पहले जो आपके उपकरण बन रहे हैं वो बेडौल है। बेडौल इसलिए है कोई अनुभव ही नहीं है, तकनीक का कोई ज्ञान ही नहीं है, इसलिए उनको नाम दिया जाता क्रोड उपकरण, जिसके अंतर्गत आप पेबल प्रकार के उपकरण, चापर चापिंग प्रकार के उपकरण, हैंडेक्स प्रकार के उपकरण, इन सभी को शामिल करते हैं। और तकनीक कौन सी है? सबसे पुरानी अर्थात ओल्डोवान तकनीक। और यहां पे आके मध्य पुरा पाषाण काल में तकनीक में परिवर्तन हो रहा है और यहां पे आपके तैयार हो रहे हैं परतदार उपकरण या आपके फ्लैग टूल्स। और यहां पे इनके निर्माण की जो आपकी तकनीक है वो तकनीक है आपकी मॉस्टेरियन तकनीक। और उच्च पुरा पाषाण काल में आके बहुत ही रिफाइंड उपकरण तैयार हो रहे हैं जिन्हें नाम दिया जा रहा है ब्लेड या ब्यूरिन प्रकार के उपकरण। और पूरा का पूरा जो आपका उच्च पुरा पाषाण काल है इसको कहा जाता है परिष्कृत औजारों का युग। और इसी युग के अंतर्गत आप देखते हैं होमो सैपियंस या आधुनिक मानव या हमारे आपके जैसे मानव का विकास हुआ। तो इन्होंने कहा एडवर्ड लॉर्टेट ने कि भाई तकनीक में भी परिवर्तन हो रहा है और साथ ही साथ में मानव के विकास क्रम में भी परिवर्तन हो रहा है, तो पूरा का पूरा जो आपका पुराना पाषाण काल है, पुराना पाषाण काल को भी विभाजित किया जाना चाहिए। और इन्होंने ही पुराने पाषाण काल को सबसे पुराना पाषाण काल जिसे ये कह रहे हैं निम्न पुरा पाषाण काल, फिर इसके बाद में मध्य पुरा पाषाण काल और फिर उच्च पुरा पाषाण काल। तो मानव विकास की त्रियुगीन पद्धति, इसके जन्मदाता कौन है? केजी थॉमसन। फिर सबसे पहले 3 कालों में कौन विभाजित कर रहे हैं पाषाण काल को? तो ये आ गए आपके जॉन लुब्बाक। इनकी अपनी पुस्तक भी है जिसका नाम है प्री हिस्टोरिक टाइम्स, कहीं साइड में आप नोट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में आ जा रहा है आपका एडवर्ड लॉर्टेट, जिसने उठा के पूरा का पूरा ये विभाजन प्रस्तुत कर दिया।
तो ये तो हुआ आपका सैद्धांतिक पक्ष। अब आते हैं हम लोग इस सैद्धांतिक पक्ष के अप्लाइड पोर्शन पे, अर्थात इसके व्यवहारिक पक्ष पे। और व्यवहारिक पक्ष पे जब आप आते हैं तो यहां पे जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आपसे कह रहा है मानव विकास के अध्ययन की त्रियुगीन पद्धति को किसने विकसित किया था। चलिए अब यहां से आप लोग शुरू हो जाइए, जिसमें आप लोगों को सबसे ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, चलिए तो उत्तर देंगे। चलिए तो उत्तर देंगे। क्या आप लोगों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मानव विकास के अध्ययन की त्रियुगीन पद्धति को किसने विकसित किया है। बिल्कुल, ये देखो आने शुरू हो गए सही उत्तर, बिल्कुल एकदम सही। जो लोग भी यहां पे ए विकल्प का चयन कर रहे हैं, तो मानव विकास के अध्ययन की जो त्रियुगीन पद्धति है, इसके जो आपके जन्मदाता हैं, ये जन्मदाता हैं आपके केजी थॉमसन। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो इन्होंने मानव के पूरी विकास यात्रा को 3 कालों में या 3 युगों में विभाजित किया है, इसके लिए इन्होंने किस संग्रहालय से प्राप्त सामग्री का उपयोग किया, तो संग्रहालय का नाम आप टाइप कीजिए। एडवर्ड लॉर्टेट। एडवर्ड लॉर्टेट क्या कर रहा है, थोड़ा सा अपनी मेमोरी में जोर डालिए। बस शुरुआत में 2-3 बार जोर डालना पड़ता है, और जहां एक बार आपने 2 बार तबीयत से जोर डाला, वैसे ही बुद्धि आपकी जब चीजों से लड़ना शुरू करती है, तब फिर उसमें शार्पनेस आनी शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल आप टाइप करने लगे होंगे कोपेनहेगन संग्रहालय। ठीक, तो सबसे पहले आपके केजी थॉमसन आ रहे हैं। केजी थॉमसन के बाद में आप देखते हैं आ जाते हैं जॉन लुब्बाक, जो पाषाण काल और पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल पे आ जाते हैं। और एडवर्ड लॉर्टेट क्या कर रहा है, एडवर्ड लॉर्टेट ये कर रहा है कि जो पुराना पाषाण काल है उसी में विभाजन प्रस्तुत कर रहा है कि सबसे पुराना पाषाण काल निम्न पुरापाषाण काल, बीच वाला पाषाण पुराना पाषाण काल मध्य पुरापाषाण काल, और सबसे बाद वाला पाषाण काल उच्च पुरापाषाण काल। क्लियर, आगे चलिए। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है क्रोड उपकरण किस काल की विशेषता है। निम्न पुरापाषाण काल है, मध्य पुरापाषाण काल है, उच्च पुरापाषाण काल है और मध्य पाषाण काल है। चलिए उत्तर दीजिए आप लोग, कि आप लोगों के अनुसार दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा। हाँ, तो दूसरे में सही विकल्प का चयन करेंगे आप लोग कि जो आपके ये क्रोड उपकरण है, ये क्रोड उपकरण किस काल की विशेषता है। बिल्कुल ये आया सही उत्तर, ए विकल्प। तो आपके जो ये क्रोड उपकरण हैं, ये क्रोड उपकरण सबसे पुराने उपकरण हैं। ये उपकरण आपको दिखाई देते हैं कहां पे, निम्न पुरापाषाण काल पे। कौन सी तकनीक से आपके निर्मित हो रहे हैं, ओल्डोवॉन तकनीक से आपके निर्मित हो रहे हैं। मध्य पुरापाषाण काल में आपको किस प्रकार के उपकरण दिखाई देते हैं, तो मध्य पुरापाषाण काल में आपको जो उपकरण दिखाई देते हैं वो दिखाई देते हैं फ्लेक उपकरण। और तकनीक कौन सी दिखाई देती है, मॉस्टेरियन तकनीक दिखाई देती है। और एडवांस लेवल पे जब तकनीक आती है तो एशुलियन तकनीक उसको कहते हैं। और इस काल में आके आप देखते हैं किस प्रकार के उपकरण आ जाते हैं, तो ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के आपके उपकरण आ जाते हैं। और फिर इसके बाद में आपसे कह रहा है मध्य पाषाण काल। तो जो आपका मध्य पाषाण काल है, अभी मध्य पाषाण काल पे तो हम आए नहीं हैं, इस काल को यदि आप देखेंगे तो इस काल में आपको सूक्ष्म उपकरण दिखाई देंगे, जो आपके 1.5 से पौने इंच के तक के उपकरण हैं। और इस क्रम में जब आप देखेंगे तो पहला जो आपका सूक्ष्म उपकरण प्राप्त किया गया था, ये प्राप्त किया गया था 1867 में। सीएल कार्लाइल ने इसको विंध्य क्षेत्र से खोजा था। ठीक, तो आप कितने भी प्रकार से आपसे उपकरणों से संबंधित प्रश्न पूछेगा, बड़े आराम से हो जाएंगे। तकनीक से संबंधित क्या प्रश्न आपसे पूछेगा, तो ओल्डोवॉन है, मॉस्टेरियन है और एशुलियन है। चलिए आगे चलिए। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है ओल्डोवॉन तकनीक परंपरा के अंतर्गत शामिल उपकरण है, कि कौन सा आपका ऐसा उपकरण है जो ओल्डोवॉन तकनीक से निर्मित है या इस परंपरा की तकनीक से आपका निर्मित किया गया है। पेबल उपकरण है, फलक उपकरण है, ब्लेड है या कोई नहीं। चलिए सही विकल्प का चयन कीजिए। बिल्कुल एकदम सही, तीसरे में चयन कर रहे हैं आप लोग ए विकल्प का, अर्थात पेबुल। पेबुल कह दीजिए या इसी को आप कह सकते हैं चापर, चापिंग। चापर और चापिंग में अंतर क्या है, चापर का मतलब है चाकू अर्थात एक तरफा धार, चापिंग का मतलब है दोनों तरफा धार, जैसे आप चापड़ भी बोल देते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में आप देखें इसी को जब आप साउथ इंडिया में देखते हैं तो वहां पे आपको दिखाई देते हैं हैंड एक्स, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं हस्त कुठार।
और ये जो आपके हस्त कुठार हैं ये आपके इस प्रकार से निर्मित होते थे कि इसमें इस तरफ भी धार होती थी, इस तरफ भी धार होती थी। उपयोग काहे में करते थे ये लोग? तो मिल कहां से रहे हैं आपके, या बड़ी संख्या में कहां से मिल रहे हैं? बड़ी संख्या में ये हमको आपको प्राप्त होते हैं साउथ इंडिया से। और जब आप देखते हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट को, जिसे भारतीय प्रागैतिहास का जनक कहा जाता है, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में रॉबर्ट किंग के साथ में मिलकर मद्रास के पल्लवरम से यही तो खोजा था। और साउथ इंडिया तो जाहिर सी बात है वहां पे ज्यादातर क्षेत्र आपका वन का है, तो इस उपकरण का ये लोग काहे में प्रयोग करते रहे होंगे? पेड़ों को चीरने में, कि दोनों तरफ इसमें धार होती है। प्रश्न भी आपसे पूछा गया है कि हैंड एक्स या हस्त कुठार किस प्रकार के आपके उपकरण होते थे? तो ये होते थे आपके बाइफेसियल या द्विधारी आपके, और इसका उपयोग होता था पेड़ों को चीरने में, कि बीच से जो है उन्होंने जो है पेड़ में लगाया, ऐसे 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 पूरा पेड़ उठा के उन्होंने चीर दिया और अपने सर्वाइवल की व्यवस्था लगा ली। और ये जो आपका उपकरण तैयार हो रहा है, तैयार करने की आपकी जो तकनीक है वो तकनीक कौन सी है? तो ये तकनीक है आपकी ओल्डोवन तकनीक। फलक उपकरण को अगर मैं पूछूं कि आपके फलक उपकरण ये आपकी किस प्रकार की तकनीक से निर्मित हैं, तो फलक उपकरण इसकी जो तकनीक है वो तकनीक है आपकी मॉस्टेरियन तकनीक। फिर अगर आपसे ब्लेड उपकरण को पूछें ये किस प्रकार की तकनीक से आपके निर्मित हैं, तो ये आपके निर्मित हैं एश्यूलियन तकनीक से। फिर अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि कौन किस काल के आपके जो है, चाहे तकनीक को पकड़ लीजिए चाहे उपकरण को आप पकड़ लीजिए, एक ही बात है। ओल्डोवन तकनीक ये आपको कहां पे दिखाई देती है? निम्न पुरापाषाण काल में दिखाई देती है। मॉस्टेरियन तकनीक आपको कहां पर दिखाई देती है? मध्य पुरापाषाण काल में आपको दिखाई देती है। एश्यूलियन तकनीक कहां दिखाई देती है? उच्च पुरापाषाण काल में आपको दिखाई देती है। एश्यूलियन तकनीक के अंतर्गत किस प्रकार के उपकरण निर्मित किए गए? ब्लेड या ब्यूरिन प्रकार के किए गए। ठीक। मॉस्टेरियन तकनीक के अंतर्गत फलक प्रकार के आपके परतदार उपकरण आपके जो है निर्मित किए गए। परिष्कृत औजारों का युग किसे कहा जाता है? तो यहां पे आके आपके रिफाइंड हैं उपकरण, इसलिए जो है जो आपका उच्च पुरापाषाण काल है इसको कहा जाता है परिष्कृत औजारों का युग। क्लियर? आगे चलिए, अगले प्रश्न पे आइए। आपसे कह रहे भारतीय प्रागैतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो अभी आपसे चर्चा कर रहा था, भारतीय जो प्रागैतिहास के जनक हैं ये कहलाते हैं आपके रॉबर्ट ब्रूस फुट। क्यों कहलाते हैं? इसलिए कहलाते हैं कि दक्षिण भारत में जो आपके पाषाणकालीन जो आपकी बस्तियां थी, अब बस्तियों के साक्ष्य तो हमको मिलते नहीं हैं, बस उनके उपकरणों के साक्ष्य मिलते हैं और उन्हीं उपकरणों के आधार पे हम ये अनुमान लगा लेते हैं यहीं रहते रहे होंगे। और इस क्रम में इन्होंने जो पहला आपका हैंडेक्स खोजा था, ये हैंडेक्स इन्होंने कहां से खोजा था? ये खोजा था इन्होंने मद्रास के पल्लवरम से। कब खोजा था? 1863 में खोजा था। किसके साथ मिलकर खोजा था? रॉबर्ट किंग के साथ मिलकर खोजा था। तो इन्हीं के द्वारा पहला आपका जो है हैंडेक्स खोजा गया, इसलिए इन्हीं को कहा जाता है भारतीय प्रागैतिहास का जनक। क्लियर? तो यहां पे जो आपको विशेष रूप से याद रखना है वो आपको ये याद रखना है कि इनके द्वारा किस प्रकार का उपकरण खोजा गया था। तो इन्होंने जो है पहला हैंडेक्स या जो है हस्त कुठार की खोज की थी, और साथ ही साथ में आपको जो याद रखना है वो इस स्थान का नाम याद रखना है, पल्लवरम का नाम याद रखना है, क्योंकि पल्लवरम से ही ये खोजा गया था। और अगर थोड़ा सा भी अंदर जाएगा तो आपसे ये पूछ लेगा कि इस काम में इनके सहयोगी कौन थे? तो इस काम में इनके अपने जो सहयोगी थे वो सहयोगी थे आपके रॉबर्ट किंग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किस स्थान से हैंडेक्स प्राप्त किया था? तो पल्लवरम है, संगनकल्लू है, अतिरमपक्कम है और बदाम दुरई है। तो जाहिर सी बात है इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वो सही उत्तर है आपका पल्लवरम। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है फलक उपकरण किस काल की विशेषता है? चलिए अब आप पकड़िए, फलक उपकरण किस काल की विशेषता है, और साथ ही साथ में आप वो भी टाइप करेंगे जिस तकनीक के द्वारा फलक उपकरण आपके तैयार किए गए। टाइप करिए, जो याद आ रहा वो टाइप करिए, जो तकनीक आपको याद आ रही है वो तकनीक आप टाइप करिए, टाइप जरूर करिए आप। चलिए ओके, छठवां, पांचवें का तो सही है, छठवें में बी विकल्प का चयन कर रहे हैं, फलक उपकरण। तो ये आपके मध्य पुरापाषाण काल की विशेषता है। चलिए अब यहां पे भी आपसे प्रश्न है कि किस प्रकार की तकनीक से ये आपके फलक उपकरण या आपके फ्लेक टूल्स या परतदार उपकरण ये आपके तैयार किए गए। इस प्रकार की तकनीक को क्या नाम दिया गया? तकनीक का नाम आप लिखिए। बिल्कुल आकाश सोनकर जी, बिल्कुल मॉस्टेरियन तकनीक। ठीक है, पूजा उदित मिश्रा जी, एश्यूलियन पे कहां चली गई आप? एश्यूलियन तकनीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है ब्लेड ब्यूरिन उपकरण
किस काल की विशेषता है। तो ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण ये आपको किस काल में दिखाई देते हैं, निम्न पुरापाषाण काल में, मध्य पुरापाषाण काल में, या उच्च पुरापाषाण काल में, या नवपाषाण काल में। तो किस काल में आपको ये उपकरण दिखाई दे रहे हैं। चलिए, हां बिल्कुल, ये आपका 7वें में सी, बिल्कुल। अब ये जो आपके ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण हैं, इन उपकरणों के निर्माण में तकनीक का नाम टाइप कीजिए। अब आप किस प्रकार की तकनीक से आपके निर्मित किए गए हैं, कौन सी तकनीक है बताइए, मुझे तो भूल गया, आप ही लोग याद दिला दीजिए। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद मिश्री जी, आपने याद दिलाया, एशुलियन तकनीक, बिल्कुल। अब ये चारों के चारों काल आपके सामने हैं। अब आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए किसी परिष्कृत औजारों का कौन सा आपका ऐसा काल है जिसे परिष्कृत औजारों के युग के नाम से जाना जाता है, तो लगे हाथ उसको भी बता दीजिए आप, किस काल को यहां पे परिष्कृत औजारों के युग के अंतर्गत शामिल करेंगे। परिष्कृत औजारों का युग किसे कहा जाता है, बिल्कुल एशुलियन, 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 इतना टाइप कर दो कि कभी भूलो नहीं आप, ठीक है। तो ओल्डोवान हो गए, मॉस्टेरियन हो गए और एशुलियन हो गए। तो चलो, कम से कम इतनी तो गनीमत है कि अब आप तकनीक का नाम नहीं भूलोगे। जरूरी होता है, कुछ पाने के लिए कुछ संघर्ष भी तो करना पड़ता है। हाँ, ओके, हाँ, उच्च पुरापाषाण काल, इसे कहा जाता है परिष्कृत औजारों का युग। अब कितने प्रश्न आपसे यहां से इतने संदर्भों से बनाएगा, उपकरणों से क्या प्रश्न बनाएगा, तकनीक से प्रश्न बनाएगा, उपकरणों से प्रकार से प्रश्न बनाएगा, किसी काल विशेष की आपसे विशेषता पूछ लेगा, कौन कौन से आपके विद्वान हैं उनसे संबंधित पूछ लेगा, और फिर पूरा का पूरा जो आपकी विकास क्रम है, पूरा का पूरा मानव की जो विकास यात्रा है उसके विषय में आपसे पूछ लेगा। तो चाहे जैसे पूछ ले, ठीक। पाषाण काल को लेके जितने प्रकार की जो भ्रांतियां बनी रहती हैं या जो दुख दर्द बने रहते हैं कि हम पढ़ते हैं हम भूलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके पास भी उतना ही दिमाग है जितना सबके पास है, बस प्रक्रिया सही हो, तरीका सही हो, तो तुरंत आप प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। और अगर तरीका गलत है तब फिर कहीं पे भी हथौड़ा ठोकते रहिए, कहीं कुछ नहीं अर्जित होने वाला। पूरी चीज, पूरा का पूरा जो आपका गेम है, पूरा कंपटीशन ही आपका एक टेक्निकल गेम है और एक स्ट्रेटजी गेम है। चलिए इस प्रश्न पे आइए, आपसे कह रहा आधुनिक मानव होमोसैपियन से संबंधित उपकरण है। तो होमोसैपियन संबंधित कौन सा उपकरण होना चाहिए, चापर है, चापिंग है, हस्त कुठार है, और या फिर ब्लेड है, ठीक। तो अब आप देखिए, चलिए तो उत्तर देंगे 8वें में डी विकल्प का, बिल्कुल। आपके किस प्रकार के उपकरण हैं, यहां पे हैं आपके ब्लेड प्रकार के उपकरण। भाई चापर हैं, चापिंग है, हस्त कुठार हैं, ये जितने भी आपके उपकरण हैं ये सारे के सारे आपके किस काल से संबंधित उपकरण हैं, पुरापाषाण काल से संबंधित उपकरण हैं। और साथ ही साथ में इन उपकरणों के निर्माण की जो आपकी तकनीक है वो तकनीक है ओल्डोवान तकनीक। कई बच्चों को, या शुरुआत में कई बच्चे कहते कहते सर हमें तो तकनीक ही सुन के डर लगता था, मैंने तकनीक को इतना रगड़ा है कि कुछ भूल जाओ, तकनीक नहीं भूलने दूंगा। उपकरणों कौन किस काल का उपकरण है इससे डर लगता है, कुछ भूल जाओ ये नहीं भूलने दूंगा कौन किस काल का उपकरण है। ये सच्चाई है। ये सारी आपकी मेहनत के ऊपर है, आपकी लगन के ऊपर है सारी चीजें। मेरा कोई योगदान नहीं है, मेरा योगदान सही अर्थों में शून्य है। जो चीजें जिस रूप में है, जिस ऑर्डर में है, बस मैं उसी ऑर्डर में आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। चूंकि ऑर्डर सही है इसलिए आप पढ़ रहे हैं तो इंटरेस्ट आएगा, और जहां आपने 3 बार पढ़ा वहां पे वो चीज आपको कंठस्थ हो जाएगी। और बाकी ये जो गलतफहमी है कि हम पढ़ते हैं हम भूलते हैं, ये सबके साथ में होता है, और ज्यादातर उनके साथ में ज्यादा होता है कि पढ़ने की तुरंत बाद भूल जाते हो, कभी याद नहीं आता। वो इसलिए होता है क्योंकि आप चीजों को फुटकर में या पढ़ते कम है, समझते कम है, केवल रटने का प्रयास करते हैं। अब यहां पे ब्लेड या ब्यूरिन प्रकार के उपकरण, अब इन उपकरणों के निर्माण की तकनीक कौन सी है, तो ये तकनीक हो गई आपकी एशुलियन तकनीक। अब मैं यदि आपसे कहूं कि आधुनिक मानव होमोसैपियंस ये किस काल से संबंधित था, तो जाहिर सी बात है ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण ये आपके उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। अर्थात आधुनिक मानव या होमोसैपियंस का भी जो उदय हो रहा है ये हो रहा है आपका उच्च पुरापाषाण काल में।
और इसी काल में आपके ब्लेड ब्यूरेन प्रकार के उपकरण तैयार कर रहा है। बहुत ही रिफाइंड उपकरण है, इसलिए पूरा का पूरा जो आपका उच्च पुरापाषाण काल है, इसको परिष्कृत औजारों के युग के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है सूक्ष्म उपकरण किस काल की विशेषता है? तो जाहिर सी बात है, निम्न पुरापाषाण काल, इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं क्रोड उपकरण या पेबुल या चापर चापिंग या हैंड एक्स उपकरण, ये नहीं होगा। मध्य पुरापाषाण काल पे आइए, इसमें आपको परतदार उपकरण दिखाई दे रहे हैं या फ्लैग टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नहीं होगा। उच्च पुरापाषाण काल, इसमें आप देखते हैं आपके ब्लेड या ब्यूरेन प्रकार के उपकरण आते हैं, ये भी नहीं हो गया। बच गया आपका, ये प्रश्न ही गलत है, ये प्रश्न ही गलत है। यहां पे होना चाहिए आपका मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पुरापाषाण काल हो गया है ना, यहां पे होना चाहिए मध्य पाषाण काल। ये जो आपके सूक्ष्म उपकरण हैं, ये आपके मध्य पाषाण काल की विशेषता है। और इस क्रम में जो पहला आपका सूक्ष्म उपकरण प्राप्त होता है, ये प्राप्त किया था 1867 में। और ये जो उपकरण है, इस उपकरण को प्राप्त करने वाले जो आपके विद्वान हैं, उनका नाम है C.L. कार्लाइल। और फिर इसके बाद में ये जो उपकरण है, ये उपकरण जिस क्षेत्र से आपका प्राप्त किया गया वो है आपका विंध्य क्षेत्र। तो ये हुआ आपका सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष। लगभग 1.25 घंटे भी हो गया। मॉर्निंग की आपकी सामान्य अध्ययन की क्लास और 2 घंटे, और यहाँ पे लगभग 1.25 घंटे। अच्छा, होता क्या है कि बड़ा एकाग्र रहना पड़ता है मुझे, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ रहता नहीं है और मेरे साथ में भी कुछ नहीं रहता। तो जो थोड़ा बहुत दिमाग में रहता है उसी से काम चलाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में एकाग्र भी बने रहना पड़ता है, और साथ ही साथ में थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ऊर्जा भी खर्च हो जाती है। तो चलिए, अब इससे ज़्यादा ऊर्जा तो नहीं खर्च करेंगे। यहाँ पे आपके प्रश्न भी पूरे हो जा रहे हैं। प्रश्न ज़्यादा होते या अतिरिक्त प्रश्न होते तो उनको भी शामिल किया जाता। 2-4 घंटे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत साधारण चीज़ है, ठीक है। और इतना स्टेमिना तो होना चाहिए, और आपके पास में ज़्यादा स्टेमिना होना चाहिए, है ना। तो चलिए, यहाँ पे इस क्लास को मैं विराम देता हूँ, और इसके आगे का जो भी संदर्भ होगा उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक। थैंक यू वेरी मच।